अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में जुमतुल मुबारक की रात और अगस्त की 15 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और अगस्त की 16 तारीख है। नाज़रीन, आज जिक्र करेंगे पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर के हालात कुदरती आफात की वजह से मजीद बिगड़ गए हैं। इस पर बात करेंगे। बहुत सारी शहादतें हुई हैं, बहुत तबाही हुई है, नाकाबिल यकीन तबाही हुई है। और साथ फिर इस बात का भी जायजा लेंगे कि रियासत कहाँ खड़ी है। यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज से नबर्द आजमा होने के लिए कौन कौन इस वक्त मैदान अमल में है। कुछ जिक्र सदर ट्रंप और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अलास्का में होने वाली मुलाकात का, जो इस वक्त जारी है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज पर जितने भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन फिलहाल वो मुलाकात जारी है और बहुत अहम है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और जिक्र भारत की जानिब से एक बहुत अहम दिफाई मंसूबे का ऐलान किया गया है। ये कितना अहम है और ये पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। पहली खबर की जानिब बढ़ने से पहले, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि एंकरेज अलास्का में इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक मुलाकात जारी है। इस मुलाकात का मकसद आ, जो यूक्रेन में जारी जंग है इसका खात्मा है। सदर ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन का कोई सियासी तस्फिया निकले, और ये मुलाकात इसी सिलसिले की कड़ी है। इस मुलाकात से पहले सदर ट्रंप की हुकूमत की जानिब से जितने भी इशारे दिए गए उनमें यही वाजह था कि शायद इस मुलाकात के नतीजे में कोई नतीजा ना निकले। लेकिन जब से ये मुलाकात शुरू हुई है, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस मुलाकात को तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और मुलाकात जारी है। और इसके अख्ताम पर शायद दोनों लीडरान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। अगर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बड़ी खबर हुई तो मैं एक अलहदा छोटा सा ब्लॉग उस पर जरूर करूंगा। लेकिन बहुत आम मुलाकात है। यूक्रेन की जंग के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत आम मुलाकात है। अमेरिका और रूस के ताल्लुकात के हवाले से भी बहुत आम मुलाकात है। और अमेरिका के अहले मगरब के साथ, यानी यूरोप के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी ये इंतहाई अहम मुलाकात है। तो बड़ी कॉन्सिक्वेंशल मुलाकात है। देखते हैं कि इससे क्या निकलता है, और उम्मीद यही रखेंगे कि शायद इसके नतीजे में कोई अमन का अच्छा पैगाम मिले। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां से आपको मालूम है कि बेपनाह तबाही हुई है। जो फ्लैश फ्लडिंग हुई है, जो क्लाउड बर्स्ट की खबरें आई हैं मुख्तलिफ इलाकों से, वहां पर अब तक जो इत्तलात आई हैं वो कम अज कम 222 अफराद बीच में शहीद हुए हैं, जहाँ बहक हुए हैं। और बहुत सारे इस वक्त भी लापता हैं, जिनकी तादाद दर्जनों में बताई जाती है। ज्यादा तबाही जिन इलाकों में हुई उनमें खैबर पख्तूनख्वा के मानसेरा, बटग्राम, स्वात के कई इलाके, बुनेर में बहुत तबाही हुई है, शांगला में बड़ी तबाही हुई है। और फिर मेंगोरा के जो इलाका है, इसके साथ जितने इलाके हैं इसमें काफ़ी तबाही हुई है। बाजौड़ के सलारदे इलाके में बड़ी तबाही हुई। तो गोया खैबर पख्तूनख्वा के वह तमाम पहाड़ी इलाके जहाँ पर के आबी गुजरगाहें तकरीबन हर जगह मौजूद हैं, वहां पर ऐसी तबाही देखने में आई है जो शायद हालिया सालों में नहीं देखी गई। कुछ ऐसी ही खबरें गिलगित बल्तिस्तान से भी आ रही हैं, जिसमें 10 से ज्यादा जा अफराद की जा बहक होने की इत्तलात हैं। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी काफ़ी तबाही हुई है। वहां पर भी नीलम वैली और दूसरे इलाकों में जो फ्लैश फ्लडिंग हुई है उसने वहां पर काफ़ी तबाही मचाई है, काफ़ी ज़्यादा। वहां पर भी ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचे, और लोगों की अमवात भी हुई हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं, जो इन इलाकों में सियाहत के लिए जाते हैं, वो इन इलाकों में फंस कर रह गए। तो यहाँ पर बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हमने देखा, जो मनाजिर इस वक्त सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं, और शायद एक आध पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर भी कुछ कवरेज मिल रही है। पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया इस सिलसिले में कोशिश तो कर रहा है कि कवरेज दे, लेकिन मेरा ख्याल है कि चंद अखबारात का इस वक्त किरदार काफी अफसोसनाक है। वो उसको उस तरीके से कवरेज नहीं दे रहे जिस तरीके से ये देनी चाहिए। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए गुज़श्ता 24 से 36 घंटे किसी कयामत से कम नहीं थे। तो जो सूबाई हुकूमत थी इसने पूरी कोशिश की। ये कुदरती आफत है, इसमें आप किसी हुकूमत, या चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, आप किसी को भी मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। ये मौसमियाती तब्दीली की एक हौलनाक शक्ल है जो हमारे सामने आई है, जिसमें कि चंद घंटों के अंदर एक ऐसा सैलाब आया, वो टनों टनों वजनी बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लाया, और उनके रास्ते में जो कुछ आया वो बहा ले गया। फिर बुनेर के इलाके में 100 के करीब अमवात बताई जाती है, लेकिन वहां पर अब भी
दर्जनों अफराद लापता हैं, क्योंकि कई गांव के गांव सफाई हस्ती से मिट गए, इतनी तबाही हुई है। इवन जो मेंगोरा है, स्वात का इलाका मेंगोरा, जो कि एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, वहां पर जिस लेवल की तबाही देखने में आई है, वहां के लोगों को मैं देख रहा था, और जो इंटरव्यूज वगैरह देखे तो कहते हैं कि हमने हालिया सालों में ऐसी तबाही नहीं देखी। तो गोया जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की एक खौफनाक और हौलनाक शक्ल है, और उसकी जो तबाहकारी है, उसकी एक झलक मेरे ख्याल है हमारे सामने खैबर पख्तूनख्वा में आई है। और इसका इम्पैक्ट इस इलाके की इकॉनमी पर बहुत ज्यादा होगा। सूबाई हुकूमत की जानिब से 2 हेलीकॉप्टर्स डिस्पैच किए गए, क्योंकि जो बाजोड़ का इलाका है, सालारजई, वहां पर भी बहुत तबाही हुई है, वहां पर भी काफी सैलाब आया, वहां पर भी बहुत बड़े रेले आए, और उसमें काफी लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो सूबाई हुकूमत ने 2 हेलीकॉप्टर्स डिस्पैच किए सालारजई के इलाके में इमदादी कामों के सिलसिले में। लेकिन इनमें से एक हेलीकॉप्टर बदकिस्मती से जो मोमंद का इलाका है वहां पर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें कि इस हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट और अमले के 3 मजीद अफराद, टोटल 5 अफराद शहीद हुए। और इस वाक़े ने पूरे खैबर खैबर पख्तूनख्वा को हिला कर रख दिया है। सूबाई हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सूबाई हुकूमत ये पूरा कर पाएगी, क्योंकि मैं एक खबर देख रहा था कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया कि हम 2 अरब रुपए दे रहे हैं। जिस लेवल की तबाही हुई है, ये 2 अरब रुपए कुछ भी नहीं है, जिस लेवल की वहां पर तबाही हुई है। और दूसरा ये कि वो लोग तकरीबन बेयार मददगार हैं। चाहे आप वो जो जो दूर दराज के इलाके हैं उनका तो नाम और निशान भी नहीं है, और जो जिंदा बचे हुए हैं उनकी जिंदगियों के बारे में भी कोई ज्यादा मालूमात नहीं है। ये तो सोशल मीडिया का कमाल है कि हमें काफी इंफॉर्मेशन दे देता है। जो बड़े शहर हैं जिस तरह के मेंगोरा, वहां पर जिस किस्म की इमदादी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो उस पर भी मैं देख रहा था काफी लोग अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे थे। और इस वक्त शुरू में, अब तो शायद फेडरल एजेंसीज अब कुछ एक्टिव हो जाएं, लेकिन शुरू के चंद घंटों में तो कोई भी नहीं था, सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, वो पूरी कोशिश कर रहे थे बेचारे। लेकिन यह है कि जाहिर है ये इतनी बड़ी और तबाही है कि इसके लिए एक सूबाई हुकूमत जो कि हमेशा अंडर रिसोर्स रहती है, उनकी जानिब से मदद काफ़ी नहीं है। इसके लिए फेडरल मदद की ज़रूरत है। इन इलाकों को यकीनन आफतजदा करार तो दे दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इमदाद की ज़रूरत है। इस पूरे इलाके में हमारी फौज की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पूरे सोशल मीडिया में मुझे एक जगह भी हमारी पाक फौज इन लोगों की मदद करती नजर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता एक खबर बड़ी जोर शोर से कुछ अखबारात में चलाई गई कि पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने हुक्म दिए कि फौरन इमदाद दी जाए। यानी जब लोग मर रहे हैं तो उस वक्त भी हमें फौज के सरबराह का इंतजार करना होगा। ये लोकल कमांडर ये जवाब नहीं दे सकते कि भाई लोग मर रहे हैं, आप तो डायरेक्ट उनसे इजाजत मांगे और काम करें। लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आया। यानी वो फुर्तियां जो कि हमने पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में हालिया दिनों में सैलाब में देखी थी कि फौजी हेलीकॉप्टर विद इन नो टाइम पहुंचे हुए थे, हमने ये खैबर पख्तूनख्वा में नहीं देखे। हमें वहां पर गनशिप हेलीकॉप्टर्स तो नजर आते हैं, हमें वहां पर इमदादी हेलीकॉप्टर्स शुरू में नजर नहीं आते। अब तो यकीनन नजर आएंगे, जाहिर है, क्योंकि अब तो बड़ा हुक्म आ गया है। लेकिन जिस तरीके से अब तक की कारकर्दगी है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जिंदगियों का सवाल है। और जिस तरीके से इसको वफाकी सतह पर हैंडल किया गया है, ये शर्मनाक नहीं है, ये काबिल मजम्मत है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब एक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर, 2 4 बड़े बड़े बयानात देकर इन लाखों लोगों की तबाहाल जिंदगियों को बहाल नहीं कर सकते। उनको थोड़ी तकलीफ करनी होगी। लाहौर में जब सैलाब आता था तो वो अपने लंबे बूट उठाकर बाहर निकलते थे। यहाँ पर वो सूट और टाई में बैठकर, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इन हालात का जायजा ले रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये एक कौमी इमरजेंसी है, ये नेशनल इमरजेंसी है। और यहाँ पर जो रिएक्शन होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो नजर नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज इन इलाकों में देखे हैं जो कि बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। वहां पर सूबाई हुकूमत बेशक कोशिश कर रही है, हम उनको इसमें बिल्कुल, हमें उन्हें को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन जो वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारे हैं, इनका जो शुरू का एटीट्यूड था, बाद में तो इन्होंने करना ही होगा। थोड़ी बहुत अगर शर्म हया होगी तो फिर तो करेंगे ही। लेकिन शुरू के जो चंद घंटे थे उसमें ये सारे के सारे सोए हुए थे। इनको कुछ पता नहीं था, या ये डेलिबरेटली कर रहे थे, या ये इतने काहिल हैं, या ये इतने नाकाम हैं कि इनके पास ना कोई मनसूबाबंदी है। इनके पास वसाइल होने के बावजूद हमारे लोग अगर इतनी बेयारो मददगार और इतनी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन बहरहाल ये एक कौमी सानेहा है, एंड आई विश एंड आई होप कि इसको कौमी सानेहे के तौर पर ही डील किया जाएगा, क्योंकि अब तक जिस तरीके से
ایک सुतीली माँ का रवैया अख्तियार किया गया है इन इलाकों के लोगों के साथ वफाकी हुकूमत की जानिब से। इस पर यकीनन इन इलाकों में पहले से तशवीश भी है और गम गुस्सा भी है। मेरा ख्याल है इससे मजीद बढ़ेगा, क्योंकि रियासतें इस तरीके से एक्ट नहीं करती जिस तरीके से गुज़श्ता शुरू के चंद घंटों में हमने देखा। बाद में शायद कुछ फुर्तियां दिखाएं, लेकिन फिलहाल अभी तक इनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन है, इंतहाई मायूसकुन। और जो इनकी कौमी क़यादत है, उनका जो यानी उनका जो कंडक्ट है वो भी कंडेमनेबल है। क्योंकि एक कौमी सानहे की सूरत में तो पूरी क़यादत को एक साथ होना चाहिए, इनको सबको मोबिलाइज करना चाहिए। लेकिन हमें ना एदी फाउंडेशन नजर आई, ना हमें कोई और फाउंडेशन नजर आई। एक सिर्फ और सिर्फ एक जमात इस्लामी ही की फाउंडेशन जो है वो कुछ काम कर रही है वहां पर। इसके अलावा कोई और बड़े इदारे भी नजर नहीं आए। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा सान्या है, और इस पर मुझे लगता है कि काफी कुछ हो सकता था जो अब तक नहीं हुआ। उम्मीद है कि आने वाले घंटों में होगा। अब जिक्र थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से भारत की जानिब से एक बहुत बड़े प्रोग्राम का यानी ऐलान किया गया है। मैं इसे ये तो नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं इसको यूं देखूंगा कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक जरूर है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़े प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसको वो कहते हैं प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्रा। ये सुदर्शन चक्र एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, दिफाई प्रोग्राम है, जिसके तहत एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कि खला में भी हथियार होंगे, और ओवरऑल जो आउटर स्पेस और इनर स्पेस दोनों में हथियार रखे जाएंगे। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि जो कनेक्टेड होगा भारत के ओवरऑल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ। ये कनेक्टेड होगा भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के साथ। ये कनेक्टेड होगा भारत के जो रॉकेट सिस्टम, तकरीबन बहुत ही ज्यादा वेल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो 2035 तक मुकम्मल होगा। और इसके अंदर काइनेटिक और यानी ऐसे एक्शंस की भी गुंजाइश होगी कि जहां पर हर किस्म के खतरात से डायरेक्ट निपटा जाए। यानी अगर जहाज या मिसाइल या कुछ भी आ रहा है, उनको इंटरसेप्ट किया जाए, और उनको लेजर के जरिए भी और साइबर वॉरफेयर के जरिए भी, और इसके अलावा डायरेक्ट जो मिसाइल और दूसरे वेपन सिस्टम्स हैं उनके साथ भी इनको न्यूट्रलाइज भी किया जाएगा। और ये कि ये जो सिस्टम है इसमें ये अहलियत भी होगी कि ये जवाब भी दे, जवाबी वार भी करे। इसमें जो एक अहम सिस्टम काम करेगा, यानी बहुत सारे सिस्टम्स का एक बुनियादी तौर पर दिफाई मंसूबा है जो कि इंटीग्रेटेड है, आपस में मिले हुए एक साथ मिलकर काम करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए थे, तो पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही मल्टी डोमेन सिस्टम तैयार तैयार किया हुआ है जो इसने इस्तेमाल किया और भारत के तैयारे गिराए थे। अब भारत उसी, आप यूं समझिए कि जो पाकिस्तान का मल्टी डोमेन सिस्टम था वो तो एक खास हद तक महदूद है। जो भारत बना रहा है ये खला तक, खला से भी ऊपर जा रहा है। तो लिहाजा ये ज्यादा डेंजरस है। इसके अंदर S-400 मिसाइल्स भी होंगे। इसके अंदर जो लोकली प्रोड्यूस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भी होंगे, और इनके अंदर अपने जो भारत के अंदर तैयार करता एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो यूं यहाँ पर काफी ज्यादा एक एग्रेसिव किस्म की पॉलिसी सामने आई है कि जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पाकिस्तान पर होगा। क्योंकि भारत और पाकिस्तान ही की तारीख है कि इस खत्ते में अगर किसी दो मुल्कों में भारत की यानी लड़ाई हुई है किसी मुल्क के साथ, तो दायरा पाकिस्तान ही है। चाइना के साथ तो बहुत साल पहले हुई थी। और बाकी कोई ऐसा मुल्क है नहीं जो इस वक्त भारत का ना मुकाबला करना चाहता है, ना मुकाबले के लिए तैयार हो सकता है या खड़ा है। तो पाकिस्तान ही स्पेसिफिक है ये। और पाकिस्तान का जो इस वक्त फदाई दिफाई ढांचा है ये अच्छा खासा महदूद है, क्योंकि इसके अंदर काफी इन्होंने सिस्टम से इंटीग्रेट किए हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि शायद ये पाकिस्तान की एयर डिफेंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है। पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजीद मजबूत करना होगा। पाकिस्तान की जो मैं कई बार दफा कह चुका हूँ कि भारत का जो हाइपरसोनिक सिस्टम है ब्रह्मोस, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही इफेक्टिवली उन्होंने इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान एक भी ब्राह्मोस मिसाइल नहीं गिरा पाया था। पाकिस्तान के पास शायद ऐसा सिस्टम ही नहीं था जो इनको रोक सकता। अब जब इस किस्म के यानी ब्राह्मोस मिसाइल और S-400 मिसाइल्स इस नए सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, तो आप सोचिए कि वो कितने लीथल होंगे, कितने खतरनाक हो गए। तो यकीन पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कई सवालात उठाए जाते हैं, स्पेशली भारत के साथ मुकाबले में। तो मेरा यह ख्याल है कि ये नया जो है, जो फिलहाल इसमें कुछ साल लगेंगे, लेकिन जिसकी तैयारी जो है वो बड़े एग्रेसिवली वो लोग कर रहे हैं। चाहे वो एक्विजिशन के नए वेपन सिस्टम खरीदने हो या कुछ भी हो, तो वो काफी बड़े तरीके से कर रहे हैं। और पाकिस्तान को भी आगे चलना होगा, लेकिन पाकिस्तान को आगे चलने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो मुल्क के अंदर यकजहती, यगानगत,
امن اور स्टेबिलिटी है। ना तो हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम है, ना हमारे यहाँ जो मुआशी इस्तेहकाम है, और ना ही हमारे यहाँ ओवरऑल जो क़यादत के अंदर कोई इस्तेहकाम की ज़रूरत है, यानी जो आपकी कंटिन्यूड पॉलिसीज़ होती हैं, वो इसीलिए नहीं होती हैं कि हमारे यहाँ एक लीडर आता है, उसको हटा दिया जाता है, उसने जो किया होता है वो सब कुछ मिटा के दूसरा शुरू कर देते हैं। नए नए प्रोजेक्ट किए जाते हैं और प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं, और उसमें उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो ये जो नए चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए बन रहे हैं इस नए सिस्टम के तहत, जो कि भारत ने अभी ऐलान किया है, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अहम है। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेरी राय में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक इंतहाई खतरनाक फौजी मंसूबा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इस खत्ते में अगर सबसे ज़्यादा किसी मुल्क को फेस करने होंगे तो शायद वो पाकिस्तान ही हो सकता है, किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में। जानने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।